हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स में एक बार फिर हमें पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। कल से जितने भी मार्केट्स खुले हैं वो सारे रेड में क्लोज हुए हैं। यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स 1% डाउन रहा, नैस्डैक 2% डाउन रहा, सवेरे जापान खुला 3% डाउन रहा, कोरिया 5% डाउन रहा और उसके बाद हैंगसेंग भी 1% डाउन रहा और हमारे मार्केट्स भी काफ़ी नीचे खुले, लेकिन उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की रिकवरी भी हमें वहाँ पर देखने को मिले। और इसकी वजह है ईरान का वॉर। लेकिन इस बार ईरान के वॉर की बात नहीं है, इस बार बात है क्रूड की। और क्रूड सेंचुरी लगा रहा है और जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है उसमें कोई नियर टर्म में इम्प्रूवमेंट के भी साइन हमें नहीं दिख रहे हैं। तो क्रूड में क्या नया खतरा आया है, इसको डिटेल्स में हम समझेंगे और मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो ग्लोबल मार्केट्स के सर पे जो इस वक्त नई प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो है क्रूड, जो कि अब $100 की पे ट्रेड हो रहा है। ब्रीफली $100 पे गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हमें उसमें फॉल भी देखने को मिला है। अभी भी ये 95 के लेवल के आसपास चल रहा है। और आप जानते हैं, जब भी क्रूड इतने हाई लेवल पर जाता है सीधा उसका रिलेशन इन्फ्लेशन से होता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है सो एआई कैपेक्स पर खतरा मंडराने लगता है। और इसीलिए नैस्डैक में आप देखिए बड़ी गिरावट वहाँ पर हुई। एआई के स्टॉक्स भी काफ़ी गिरे, जो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, उसमें बड़ी करेक्शन देखने को मिली। और हमारे यहाँ रुपया एक बार फिर ये भी ट्रिपल डिजिट के लिए जाता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये अगले कुछ हफ्तों में ही शायद हम ट्रिपल डिजिट देख लें, अगर ईरान की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आती। सो क्रूड में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से $100 की बात होने लगी। तो जो नई एस्केलेशन हुई है उसको समझते हैं। सो हूती फोर्सेस ने सऊदी के टैंकर्स पर अटैक किया है। 2 टैंकर्स पर अटैक किया है, एंसिलिया एंड लायला इन द रेड सी। और रेड सी के बारे में हमने आपके साथ बात किया था और इसकी वजह से एक नया एस्केलेशन वहाँ पर हो गया। और हम समझेंगे कि क्यों एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है और आने वाले दिनों में भी इस संकट का हमें सामना करना पड़ सकता है। और ये दोनों टैंकर जो है इंडिया और चाइना की तरफ आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि सीधा हमको इसने इम्पैक्ट किया। और यहाँ पे जो सोचने वाली बात ये है कि हूतीज़ ने सऊदी के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया, यानी कि सऊदी से भी कोई ऑयल नहीं आएगा। और गोल्डमैन सैक्स की जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी डरावनी है। सो गोल्डमैन सैक्स हैज ऑलरेडी फ्लैग्ड $120 ब्रेंट का उन्होंने लेवल को जो है प्रेडिक्ट किया है बाय Q4 इफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन परसिस्टेड एंड दैट कॉल वाज मेड बिफोर द वीक्स एस्केलेशन। तो ऑलरेडी ये मार्केट में प्राइस्ड इन हो गया है। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या हुआ और फिर हम समझेंगे कि क्यों ये इतना खतरनाक है। तो सना एयरपोर्ट जो यमन का एयरपोर्ट है उस पर हिट किया गया और हूतीज रेबल्स जो कि ईरान के एलाइज हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया पर इसका ब्लेम लगाया और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने टिट फॉर टैट करने के लिए सऊदी अरेबिया का ब्लॉकेड लगा दिया, यानी कि सऊदी अरेबिया से हम ऑयल जाने नहीं देंगे। सो ब्लॉकेड कर दिया। और इसके बाद वहाँ से जो टैंकर्स जो भी जाने लगे उनको उन्होंने वार्निंग दिया, शॉट्स उनके ऊपर नहीं फायर किए। सो काफ़ी टैंकर्स ने वहाँ से जो है यू टर्न ले लिया। और कल के दिन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फायर किए गए 2 शिप्स पर। इसमें से एक शिप की में जो फायरिंग हुई है जिस पर आग लग गई थी उसकी पुष्टि सऊदी अरेबिया ने की है, लेकिन दूसरे की अभी तक नहीं की गई। यूएस वांट्स ईरान। ट्रंप ने कहा है वॉशिंगटन विल होल्ड ईरान रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फॉलोज। सो अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि अब वहाँ से जो हॉर्मुज से तो ट्रैफिक ऑलरेडी रुका हुआ है, 3-4 वेसल्स ही वहाँ से पास हो रहे हैं, लेकिन अब जो रेड सी है वहाँ से भी शिप्स ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। सो 10 शिप्स वहाँ से उन्होंने यू टर्न ले लिया। और तो अब दोनों चोक पॉइंट जो हॉर्मुज और रेड सी दोनों जो है एक प्रॉब्लम बन गए हैं। वहाँ से ट्रैफिक मूव करना बहुत कम हो गया है। द क्वेश्चन इज, क्या सऊदी अरेबिया भी अब इस लड़ाई में घुसेगा, ये देखना है, क्योंकि सऊदी का बिजनेस अब इम्पैक्ट हो रहा है और सऊदी अरेबिया अमेरिका का एलाई है। अगर ये भी लड़ाई में घुस जाता है फिर ये बड़ा एस्केलेशन होगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि करीब 25 से 30% जो ऑयल है वो हॉर्मुज से फ्लो करता है और 15% जो रेड सी है वहाँ से फ्लो करता है। तो करीब करीब 40-45% ऑयल जो है संकट में है, वो ग्लोबल इकोनॉमी पर फ्लो नहीं कर पाएगा। सो अगर इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मार्केट इससे डरे हुए हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपका जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये जहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर यहाँ से अगर आप देखिए ये जो एरिया है, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल पास होता है और फिर इंडिया चाइना इस तरफ आता है और इसी रूट से हमें ऑयल मिलता है। और एक दूसरा जो रूट है जहाँ से सऊदी अरेबिया ऑयल भेजता है वो है ये पाइपलाइन। इस पाइपलाइन, यहाँ पर पाइपलाइन से ऑयल फ्लो किया जाता है। और ये पाइपलाइन क्यों बनाई गई थी? ताकि अगर हॉर्मुज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ऑयल हम यहाँ से पास कर दें। अब यहाँ से पाइपलाइन से ऑयल आता है और फिर यहाँ से वो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से वो निकलता है। सो यहाँ से निकलकर वो फिर यूरोप, स्वेज कैनाल से यूरोप में जाता है। सो ये दोनों एग्जिट पॉइंट्स थे, ये दोनों ब्लॉक कर दिए गए हैं। और ये हॉर्मुज और ये बाब एल मंडेब, ये अरेबियन नाम है। सो इन दोनों जो है ईरान और हुतीज और उनके एलाइज के मिसाइल के रेंज पर है, यानी कि 40% ऑयल अब फ्लो नहीं करेगा, और करेगा तो ईरान की मर्जी से करेगा। और इसीलिए मार्केट्स इतने नर्वस हैं और ऑयल 100 के ऊपर चला गया है और गोल्डमैन सैक्स ने 120 की प्रेडिक्शन कर डाली। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब इसका सीधा इम्पैक्ट यूएस मार्केट में तो पड़ना ही था, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद पहले यूएस मार्केट्स खुले और वहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला। सो अब जब $100 पे क्रूड अगर ट्रेड हो रहा है, सो इन्फ्लेशन का रिस्क अब वहाँ पर हो गया था। अभी जो पिछले दिनों जो डेटा आया, सो थोड़ी होप बन रही थी कि अरे क्रूड भी गिर गया है, डील भी हो गई ईरान यूएस की, सो अब हो सकता है एक बार फिर रेट कट्स हो, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर रेट कट्स तो छोड़िए, रेट हाइक की अब पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो 100 ब्रेंट रिवाइव्स इन्फ्लेशन रिस्क अक्रॉस एवरी मेजर इकोनॉमी। और ये अमेरिका की बात नहीं है, हर कंट्री के रेट्स बढ़ेंगे अगर ऑयल 100 से ऊपर जाएगा। यूएस में जो पंप प्राइजेस हैं उस पर भी हमें राइज देखने को मिला है। अब इसका सीधा इम्पैक्ट एआई स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। और किन स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा? जिनका कैश फ्लो, जो कैश रिजर्व है, वो कम होता जा रहा है और जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे और भी इन्वेस्टमेंट करना है और उन इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न आने में काफ़ी साल लग जाएंगे। सो रिस्क वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसको मार्केट ने इसको लेकर इन स्टॉक्स को पनिश किया। इसमें गूगल का स्टॉक करीब 7% डाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। अभी एक इनका फॉलो ऑन पब्लिक इशू भी आने वाला है। साथ में टेस्ला की जो अर्निंग्स आए उसमें भी 14% का फॉल देखने को मिला स्टॉक में। साथ में स्पेसएक्स जो 200 के ऊपर चला गया था, 160 पे उसकी लिस्टिंग हुई थी, अब वो 110-115 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो मार्केट उन स्टॉक्स को प्रेडिक्ट कर रहा है
जिनके कैश रिजर्व कम हो रहे हैं और जिसके अंदर गैस ज़्यादा है। दूसरी तरफ आपको ऐसे कई एआई के स्टॉक्स मिलेंगे जो उतने नहीं गिर रहे हैं। कल के दिन पे काफ़ी एआई के स्टॉक्स बढ़े थे जिनके कैश रिजर्व्स अच्छे हैं और वो अपने हिसाब से थोड़ा अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में एक्सपेंशन कर रहे हैं। और जो ये माइंडलेस एक्सपेंशन कर रहे हैं उन्हें मार्केट पनिश कर रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। सो डाउ जोन्स करीब 500 पॉइंट्स डाउन रहा, S&P 500 भी करीब उससे ज़्यादा, डाउ जोन्स से ये करीब 1% डाउन था, ये उससे ज़्यादा डाउन रहा। और नैस्डैक ऑब्वियसली इसका बीटा ज़्यादा है तो ये 2% डाउन रहा। सो ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता दिखेगा। जितना क्रूड ऊपर जाएगा, जो केपेक्स हेवी स्टॉक्स है, हेवी वेट्स है, उस पर हमें प्रेशर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हाइपर स्केलर्स हैं इनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये अभी भी काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं, सॉलिड बिजनेस है, सॉलिड बिजनेस मॉडल है। तो हो सकता है इनके स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन ये अपने प्लान पर अडिग है। यूएसए की ये बड़ी कंपनीज हैं और वहाँ की इकॉनमी को ड्राइव करती है। सो आने वाले सालों में बेशक उसमें हमें फॉल देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी एक टाइम आएगा जब ये वापस से रिकवरी दिखाएंगे। और इस यूएस मार्केट्स का इम्पैक्ट फिर एशियन मार्केट में आया, क्योंकि एआई ट्रेड प्रेशर में था। सो वही चीज़ फिर हमें जापान और साउथ कोरिया के मार्केट्स में भी देखने को मिला, क्योंकि ये भी काफ़ी एआई हैवी स्टॉक मार्केट्स हैं। सो कॉस्पी में जो 5% का डाउन देखने को मिला वो इसी वजह से देखने को मिला क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हैवी वेट चिप्स की कंपनी है। अब इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में पिछले दिनों बैंक्स को लेकर रिजल्ट्स आने के बाद काफ़ी नेगेटिव माहौल रहा और कल के दिन बंधन बैंक ने भी काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर दिया। और अब ये जो ऑयल और करेंसी, ये दोनों की जो खबरें आ रही हैं, ये दोनों हमारे इकॉनमी को काफ़ी डीपली इम्पैक्ट करती हैं। सो इसका इम्पैक्ट आज हमें मार्केट में देखने को मिला। थोड़ी यहाँ पे आप देखेंगे कि रिकवरी तो ज़रूर देखने को मिली, लेकिन एक टाइम पर ये करीब 200 पॉइंट्स से ज़्यादा डाउन था। विक्स में भी आप देखिए अच्छा राइज देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम रिस्क की बात करें तो इंडिया में क्रूड जो है एक बार फिर बड़ा रिस्क बन गया है, क्योंकि सारी इकॉनमी इसी पे डिपेंडेंट है। हम 2/3 अपना जो क्रूड है वो इंपोर्ट करते हैं और वो सारा हॉर्मुज से आता है। और रिलायंस जो एक्सपोर्ट करता है ऑयल, जो प्रोसेस्ड ऑयल, वो रेड सी से जाता है, तो वो वहाँ पर भी वो खतरे में आ गया। एंड परसिस्टेंट एफआई सेलिंग, तो अभी तक जो होप थी कि अब वापस एफआई बाइंग आ जाएंगे, ईरान एमओयू ख़त्म हो गया, एमओयू ख़त्म होने के बाद भी वो बायर नहीं बने और अभी भी बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए एक और जो नेगेटिव चीज़ है, स्ट्रेट रिफाइनर्स हैव सस्पेंडेड इराकी क्रूड लोडिंग्स ऑन हॉर्मुज रिस्क। तो कौन वहाँ से ऑयल मंगाएगा जब वो पूरा का पूरा रिस्की जोन बन गया है, हमारे शिप्स पे अटैक्स हो रहे हैं और जो इंडियंस लोग शिप में वहाँ से आ रहे हैं, ऑयल कंपनीज के एम्प्लॉयज़, उन पर भी अटैक हो रहा है, तो कोई भी यहाँ से शिप नहीं आएगा। सो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा, इंडिगो के रिजल्ट्स आए, वहाँ पर भी कुछ लॉस की खबरें हैं और इंडिगो को लेके भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स थोड़े हो गए हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंट कंपनी है। सो हम जो देख रहे हैं ट्रेंड कि एक के बाद एक जो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और एटर्नल, भारती, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, ये सारे जो है या तो नेगेटिव इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फ्यूचर में भी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा मार्केट मान रहा है। और ये जो हम पिछले क्वार्टर में ये जो लड़ाई चली, क्रूड ऊपर गया, उसका जो इम्पैक्ट है हम उसे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो इम्पैक्ट अब विजिबल होता हुआ हमें बाज़ारों में दिख रहा है। अब एक और जो फैक्टर है जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है वो है वीक रूपी। और इसमें देखिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब एमओयू साइन हुआ था उसके बाद भी कोई वहाँ पर मेजर इम्प्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला। और ये जो हमारा हाई इसने कुछ टाइम पहले लगाया था मई में, और वहीं जाता हुआ लगभग दिख रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो क्रूड का बिल ऑब्वियसली हमारा बढ़ गया है, करेंसी पर प्रेशर डालेगा। आईटी कंपनीज के जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो भी प्रेशर में है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। और एफआई आउटफ्लोज भी लगातार हो रहा है, वो भी प्रेशर डाल रहा है। अब जो आरबीआई ने कदम उठाए थे उसका क्या हुआ? तो आरबीआई ने कुछ कदम उठाए थे, लाइक सेलिंग डॉलर्स ऑनशोर एंड ऑफशोर बैंकर्स से, कि इन्होंने थोड़ा जो करेंसी की वीकनेस को थोड़ा कंटेन तो किया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और जो
दूसरे कदम उठाए गए थे, जो एनआरआई मनी बैंक्स में आने वाले थे और बॉन्ड मार्केट में जो इंसेंटिव्स दिए गए कि एफआईआईज आए, कैपिटल गेन की रिलैक्सेशन दी गई, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन पैसा आया है और जितना रुपया को कमज़ोर होना चाहिए कम से कम उसको रोका गया। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि अगर रुपये को 100 पे जाना चाहिए था तो हमने 96 पे रोक दिया। लेकिन क्वेश्चन है कि कब तक रोकोगे। तो ये सब होने के बाद भी अब हम रिकॉर्ड लोज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर भी नज़र बनाए रखिए। देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक क्रूड और दूसरा रुपया। ये दोनों इंडिकेटर्स को आपको ट्रैक करके रखना है और कोई भी जो रिलीफ आती है हमें देखना है कि ये लास्टिंग रिलीफ है या नहीं। इवेंट बेस्ड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें देखना है कि लार्जर ट्रेंड क्या है। फिलहाल दोनों 100 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब आइए दोस्तों, आज का मार्केट डेटा देखते हैं, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर हम 24,000 के नीचे चल रहे हैं। 23,767 पर क्लोजिंग आई है और देखिए लगातार ये 5th डे है मार्केट डाउन है। 100 पॉइंट्स निफ्टी डाउन रहा। वॉलेटिलिटी की पिक्चर अगर आप देखें सो एक बार फिर विक्स बढ़ता हुआ दिखा है। कॉल आई वी पुट आई वी में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन ये अगर ब्रॉडर फेयर फैक्टर को देखें तो विक्स में हमें राइज देखने को मिला है। और पुट कॉल रेशियो की हमने बात की थी कि अब थोड़ा ओवरसोल्ड लेवल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सो एक टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी है और एक राइज, पुट कॉल रेशियो में राइज की भी पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में हमने बात की थी। आज हल्का राइज हमें देखने को मिला। ऑल्दो मार्केट्स नेगेटिव रहे, लेकिन अच्छी रिकवरी भी बाज़ारों में देखने को मिली। 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी भी बाज़ारों में देखने को मिली। तो ये पहला स्टेप था एक टेक्निकल बाउंस का। अब देखना है कि फॉलो अप बाउंस आता है या नहीं आता है। और एक और चीज़ जो इनकरेजिंग है थोड़ी, वो कि इस महीने के शॉर्ट्स फर्दर ऐड नहीं हुए, लेकिन नेक्स्ट मंथ पे ये जाते हुए दिख रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बड़े स्केल पर शॉर्ट्स रोल ओवर हुए, तो ये बता रहा है कि बेशक इस महीने में थोड़ा टेक्निकल बाउंस आ जाए, मार्केट संभल जाए, लेकिन ये मार्केट गिरने का सिलसिला अगले महीने भी जारी रहेगा। और प्रीमियम में भी अच्छा देखिए राइज देखने को मिला। तो ये बता रहा है जो टेक्निकल बाउंस की हम बात कर रहे थे उसका माहौल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर फिर से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो शायद वो बाउंस हमें ना मिल पाए। तो देखना है, इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे दिख रहा है। और टर्नओवर भी देखिए आज का कुछ खास नहीं है, एवरेज से कम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये भी देखिए थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है, ये बेटर है, कल से बेटर है। सो कई हमें साइंस दिख रहे हैं, एक टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। डेटा में हमें वो दिख रहा है। कल के दिन भी देखिए शॉर्ट्स ऐड हुए। तो आज का डेटा क्या बता रहा है? आज का डेटा बता रहा है कि टेक्निकल बाउंस का एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। नेक्स्ट मंथ पे शॉर्ट्स रोल ओवर होते हुए भी हमें दिख रहे हैं। यानी कि राइस, जैसे ही मार्केट में राइज आए सेल ऑन राइज करो, वही एपिसोड हमें दोबारा हो सकता है बाजारों में देखने को मिले। अब भाई सो चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो जो ये लेवल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे वो लेवल्स को अब कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया है। 24,000 ऑलरेडी जो है कन्विंसिंगली क्रॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए जिस तरीके से ये मार्केट गिर रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट डे का हाई है वो पिछले दिन के लो के नीचे ही रह रहा है, लगभग उसी लेवल पर मैच हो रहा है। यानी कि कोई जो मीनिंगफुल बाउंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। इंट्राडे में देखिए बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे सो एकदम पिछले दिन के लो से नीचे ही मार्केट रह रहे हैं ज़्यादातर टाइम में। सो इसलिए ये जो फॉल है ये थोड़ी सी जो हमें टेंशन दे रही है कि ये मार्केट क्या करने वाला है। क्योंकि देखिए इतने दिनों से मार्केट चढ़ रहा था और इस दौरान खूब सारी शॉर्ट पोजीशन एफआई ने बनाई। अभी भी इनकी शॉर्ट्स ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास हैं। सो कभी ना कभी उन शॉर्ट्स को उन्हें एनकैश करना है। तो क्या ये रीज़न हो सकता है? वो हमें देखना है। और इसके लिए आपको क्रूड $100 एंड करेंसी $100 इन दोनों पे नज़र बनाए रखिए। जितना ये दोनों चीज़ें इसके पास जाती जाएंगी उतना ये खतरा बढ़ता जाएगा। तो ये चार्ट हमें क्या बता रहा है? चार्ट हमें ये बता रहा है कि जो बेरिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी है और मंडे को वो बाउंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे जो लेट शॉर्टर्स हैं वो बाज़ारों में घुसे हैं
उन्हें मार्केट से निकालना है। तो अभी मार्केट का सारा डेटा नहीं आया है, जब सारा डेटा आएगा हम उसे स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे संडे के दिन आपके साथ और भी इसकी डीप एनालिसिस शेयर करें। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।